मनोविज्ञान के पिछले 3 वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि मनोविज्ञान का डर, मनोविज्ञान जो आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल और केवल मनोविज्ञान को अपने देसी या भाषा में अगर हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान हमारे लिए आसान होता है। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उसके बाद स्किनर के क्रिया प्रसूतंबंधन का सिद्धांत, उसके बाद जो है आपने पावलोव के सिद्धांत को अच्छी तरीके से जान लिया होगा। आज हम बच्चे के नैतिक विकास के ऊपर आते हैं और एक सिद्धांत होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे अपने सामाजिक वातावरण से। मैं आपको पहले ही बता दूं, जब भी आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान के दरमियान आपको 1 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे के मतलब कि विकास पर अध्ययन करना होता है। अधिकतर बाल विकास की जो अवस्था होती है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यही से बनते हैं। मतलब कि जब से बच्चा गर्भावस्था में आता है तब से लेकर के उसकी किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास की अवस्था में हम पढ़ते हैं। उसी अवस्था के बीच में कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास की अवस्था दिया था। आज उसी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था या नैतिक विकास के सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आप लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन वीडियो को कोई लाइक नहीं करता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, जिससे वो भी जो है सरल भाषा में मनोविज्ञान को पढ़ सकें और मनोविज्ञान एक आसान विषय होता है, यह उनके जेहन में उतर सके। अगर आप किसी सब्जेक्ट को कठिन मानते हैं तो वह आपके ऊपर भार के सदृश हो जाएगा, अर्थात वह आपके जीवन भर भार के सदृश ही लगेगा। आप चाहेंगे कि इससे जिस विषय से जितना ही आप हटेंगे वह विषय आपके ऊपर उतनी ही बढ़ती चढ़ती चली जाएगी। आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोहलबर्ग। जब भी मैं किसी सिद्धांत को पढ़ाता हूं तो उसमें मैं आपको बताता हूं ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो कोहलबर्ग जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिकन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने एक बच्चे पर प्रयोग किया था, और एक बच्चे पर, उस बच्चे का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो बच्चे का नाम क्या था, केवल यही पूछा जाएगा किस मतलब कि बच्चे पर प्रयोग किया था, कितने वर्षों तक प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 साल के बच्चे तक इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक बच्चे पर, ठीक है। 20 वर्ष तक के बच्चे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वह उसके नैतिक विकास पर किया था। अभी सिद्धांतों को पढ़ाने के बाद जब हम बाल विकास की अवस्था को शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि बच्चा जो है गर्भावस्था से बाहर निकलने के बाद उसका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था किस तरीके से शुरू होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसे आप पढ़ेंगे तो कोहलबर्ग का सिद्धांत और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन एक सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया कि हम जो है एक बार सिद्धांतों को पढ़ा देते हैं। ये बहुत कठिन नहीं होता है, अगर आप बाल विकास की अवस्था नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, और उसे हम समझाने का प्रयास भी करेंगे अगर आप नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये अमेरिका वैज्ञानिक थे, और 1 से 20 वर्ष तक के बच्चे पर इन्होंने अध्ययन किया था किस तरीके से बच्चे के अंदर नैतिकता जन्म लेती है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है वह एक कोरा कागज होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है कोरा कागज होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है क्या गलत है क्या सही है। वह अपने विकास की प्रक्रिया में, नैतिक विकास की प्रक्रिया में अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने पास के वातावरण, समाज से चीज़ें सीखता है। अगर उसके माता पिता अच्छे संस्कारित हैं, उसके घर वाले संस्कारित हैं, तो बच्चा जायज़ सी बात है संस्कारित होगा। अगर उसके घर में जो है चोरी छिनैती डकैती वाला माहौल है तो वह भी उसी तरीके से होगा। यह जो नैतिक विकास का पूरा फार्मूला है, ये पूरे तरीके से समाज पर निर्भर करता है कि बच्चा किस समाज में रह रहा है और किस तरीके से उसका ठीक उसी तरीके से उसका नैतिक विकास होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने डिनोट किया है। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता की इंग्लिश होती है मॉरलिटी। मॉरलिटी का अर्थ क्या होता है? यह जन्मजात नहीं होती है। नैतिकता बच्चे के अंदर जन्मजात अब नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है क्या गलत है क्या सही है, हम उसे सिखाते हैं। दूसरी चीज़ है सामाजिक परिवेश से यह सीखा जाता है। बच्चा जिस तरीके का सामाजिक परिवेश होगा उसी सामाजिक परिवेश से जो है नैतिकता को ग्रहण करता है, क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से हमें बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से माँ के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से बहन के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये चीज़ें जो है समाज उसे सिखाता है, ठीक है। तो सामाजिक परिवेश से वह सीखता है, और उसके बाद इसमें लिखा गया है अनौपचारिक रूप से अपने आसपास से सीखता है। तो यही बात है, सामाजिक वाली बात है।
तो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो नैतिक विकास की प्रक्रिया होता है इसमें जो है वातावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वातावरण का मतलब क्या हुआ, समाज का किस तरीके का सोच है, समाज का सोच। ध्यान से सुनिएगा, एक मैं सोच बताता हूं जिस तरीके से वर्तमान में राजनीतिक बातें होती हैं। जब ध्यान से सुनिएगा, अगर उसके घर में जो है किसी एक मतलब कि पार्टी की विचारधारा चलती होगी, राजनीति से जोड़ के देखिए, तो बच्चा उसी पार्टी की विचारधारा को बचपन से आत्मसात कर लेता है और वही उसके जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो उसके परिवेश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? तो वातावरण जिस तरीके से होगा ठीक उसी तरीके से बच्चे का जो है मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें नैतिकता में आती हैं और नैतिकता क्या होता है इस बात को आप आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान है, मतलब कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को जानना कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, नैतिक विकास के सिद्धांत पे इन्होंने कितने सिद्धांत, कितनी अवस्थाएं बताई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं दी थी, तो उत्तर उसका होगा 3 अवस्थाएं उन्होंने दिया था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कभी कभी 3 ऑप्शन में न देकर के 6 ऑप्शन में दिया रहता है। 3 अवस्थाएं दी थी जिसके 6 चरण थे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था दिया था, पूर्व परंपरागत अवस्था में इन्होंने 2 चरण दिया था। अब पूर्व परंपरागत अवस्था की जो 2 चरण उन्होंने दिया था, उस 2 चरण को 1 चरण मान लिया गया। उसी तरीके से कहा जाए तो उनके 3 अवस्थाएं थी लेकिन उसके 6 चरण थे, 2 3 6। ठीक है, तो इन्होंने 3 अवस्थाएं दी और इसके 6 चरण थे। अगर 3 उत्तर ऑप्शन में नहीं है तो 6 लगा दीजिएगा, यही सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वो तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो पहला था पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था जो है मित्रों 4 से 10 वर्ष के बच्चों के बीच होता है। 4 से 10 वर्ष के बच्चे जो है पूर्व परंपरागत अवस्था में आते हैं। दूसरी बात करते हैं परंपरागत अवस्था जो होता है वह 10 से 13 वर्ष के बीच में आता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि पूर्व परंपरागत अवस्था कितने के बीच की होती है, तो 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है वह पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है। तो परंपरागत अवस्था में 10 से 13 वर्ष के बीच का बच्चा होता है और उत्तर परंपरागत अवस्था में जो है 13 वर्ष से अधिक के जितने बच्चे होते हैं वह उत्तर परंपरागत अवस्था में होते हैं। अब नैतिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए यही तीनों सिद्धांतों के बीच के जो सब स्टेजेस हैं उसे हम आसानी से अध्ययन कर लेते हैं और हम जो बोलेंगे उसमें से जो अच्छा पॉइंट होगा आप उसे जो है डिनोट कर लीजिएगा, उसे आप अपने रफ में उतार लीजिएगा जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो तीनों सिद्धांतों की जो सब स्टेजेज हैं, मतलब जो उपचरण है, जो दोनों उपचरण है, वही से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये आपके दिमाग पर निर्भर करेगा। याद करने वाली चीज इतनी ही है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जो होता है वह नैतिकता पर आधारित है, बच्चे के पूर्ण सामाजिक परिवेश पर आधारित है। यह जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, यही चीज याद करने वाली है। और इनके 3 चरण होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। 4 से 10, 10 से 13, 13 से अधिक, बस यही चीज़ याद करने वाली है। और आगे की जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपके दिमाग पे केवल सोचने वाली हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि एक बच्चे को अगर आप सामने रख करके अध्ययन करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो हम अपने दिमाग से लिख सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। चलिए आइए इनके 6 चरण को हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके आपको दिख रही होगी। पूर्व परंपरागत अवस्था आप सभी लोग जानते हैं, यह 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें एक पॉइंट है आज्ञा और दंड की अवस्था, एक पॉइंट है अहंकारी अवस्था। ठीक है, आज्ञा और दंड की अवस्था से क्या तात्पर्य है आप सभी लोग जानिएगा, क्योंकि आप भी जो है इस स्टेजेस से गुजर चुके हैं, तो आप अपने ऊपर इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन के पिछले दिनों को याद करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली बात, जब आप जो है 4 से 10 वर्ष के बीच होते हैं या कोई बच्चा 4 से 10 वर्ष के बीच होता है तो वह उस काम को करता है, वह उस काम को ज़्यादा करता है जहाँ से उसे जो है पुरस्कार मिले। जो अच्छा काम करेगा तो उसके माता पिता क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे। अगर कोई काम गड़बड़ कर देता है तो उसके माता पिता उसे मतलब कि मार देंगे, दंड देते हैं। ठीक है, तो थप्पड़ लगाते हैं, दंड देते हैं, तो इससे बच्चा जो है वही काम करेगा जो उसे मतलब कि अच्छा, मतलब कि उसे जो पुरस्कार के रूप में मिले, वह काम बिल्कुल भी नहीं करेगा जहां से उसे दंड मिलेगा। यहां पर बच्चे को आज्ञा भी दिया जाता है कि बेटा यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, और कोई अगर गलत काम कर देता है तो उस पर बच्चे को दंड भी दिया जाता है। और यही अवस्था होती है आज्ञा और दंड की अवस्था। यह 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होती है।
ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अहंकारी अवस्था लिखा गया है। अहंकारी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे के माता पिता अच्छे पोस्ट पर है तो बच्चा अहंकारित हो जाएगा। अब 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चे को क्या पता हमारे पापा 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। यह अहंकारी अवस्था वह अवस्था नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यह अहंकारी अवस्था यह है कि अगर बच्चे को मतलब कि आप ही जो है फ्रिज में ला करके 1 किलो मिठाई रख दिए हैं। अब जब एक फ्रिज में 1 किलो मिठाई रख दिए हैं और बच्चे को मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, अगर बच्चे को मीठा पसंद है तो वह जाएगा खोल के खा लेगा, ठीक है। और उसके बाद जब उसके माता पिता पूछेंगे बेटा तुमने खाया था, तो वह तुरंत बताएगा नहीं हमने नहीं खाया था। इसमें क्या होता है, 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों को अपना लाभ लेने के लिए वह झूठ भी बोलता है। यही होता है अहंकारी अवस्था। मतलब कि अपना हित, अपना काम चल जाए उसके लिए अगर वो झूठ बोलेगा, उसके लिए मार खा जाएगा चलेगा, दंडित हो जाए चलेगा, लेकिन एक बार वह जाएगा फ्रिज खोल करके मीठा खा लेगा। अगर उसके माता पिता पूछेंगे तुमने खाया, तो सीधे बोल देगा कि हमने नहीं खाया, और खाया वही है, ठीक है। तो ये होता है अहंकार की अवस्था। इसमें जो है मार खा जाएगा, दंडित हो जाएगा, उसके नैतिक सम्मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार मार खा जाएगा, एक बार रो लेगा, उसके बाद फिर सही हो जाएगा, ठीक है। यही होता है अहंकार की अवस्था। ये अहंकार पैसे से नहीं जोड़िएगा, ये अहंकार जोड़िएगा बच्चे के बचपना अवस्था से जोड़िएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 10 वर्ष के बच्चों के बीच यही 2 अवस्थाएं होती हैं, एक आज्ञा और दंड की अवस्था होती, एक अहंकार की अवस्था होती है, जो कोहलबर्ग ने दिया है। आगे बात करते हैं परंपरागत अवस्था। यह 10 से 13 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होती है। 10 से 13 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होती है। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक है प्रशंसा की अवस्था, एक है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। पहला पॉइंट है प्रशंसा की अवस्था। जब बच्चा 10 वर्ष से अधिक हो जाता है और 13 वर्ष के बीच में रहता है, सबसे बड़ा कारण सबसे बड़ा जो उसके नैतिक विकास का माध्यम बनता है वो प्रशंसा बनता है। बच्चा वह काम करता है जिससे उसके समाज में उसकी प्रशंसा हो। हर कोई बच्चा जो 10 से 13 वर्ष के बीच होता है, अपनी प्रशंसा तो हर किसी को मतलब कि अच्छी लगती है, लेकिन वह बच्चा जब 10 से 13 वर्ष के बीच होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब 10 से 13 वर्ष के बीच होता है तो उसे जो है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है और कोई समाज के कोई व्यक्ति उसका सम्मान कर देता है, बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसे दिल से खुशी होती है बच्चे को, और बच्चा जो है अपनी पूरी तन्मयता के साथ काम करने लगता है। तो ये जो 10 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था होती है वो प्रशंसा की अवस्था होती है। इसमें अगर बच्चे की प्रशंसा की जाए तो वह बच्चा बहुत आगे जाता है, ठीक है। अगर गलत कर रहा है इसमें उसे हम रोकेंगे भी, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहा है तो इसमें जो है ज़्यादातर अच्छा ही बच्चा करता है, क्योंकि मेच्योरिटी धीरे धीरे आने लगती है, ठीक है। आगे बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब उसके अंदर सम्मान भी जागृत होने लगता है। सम्मान, जैसे 4 लोगों के बीच में अगर 10 से 13 वर्ष का बच्चा है, 4 लोगों के बीच में उसके माता पिता अगर कोई गलत काम कर दिया, 4 लोगों के बीच में उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए, तो बच्चा वहां पर तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन घर के अंदर आने के बाद बहुत बोलेगा। 4 लोगों के बीच हमें मार दिया, हमारी इज्जत खत्म हो गई। अब बच्चे को जो है समाज के प्रति, समाज की व्यवस्था के प्रति उसे अपने अंदर सम्मान दिखाई देता है। अब हम एक सम्मानित बच्चे हो गए हैं, अब हमें नहीं मारना है, ठीक है। बच्चे के अंदर एक बचपना धीरे धीरे समाप्त होता है, एक सामाजिक नैतिकता बढ़ने लगती है कि हमें जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। वह माता को माता और बहन के प्रति बहन का व्यवहार समझने लगता है, ठीक है। तो यही होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जिस तरीके से उसके माता पिता समाज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से वह भी अपने आप को समाज के प्रति ढालने की कोशिश करेगा। समझ में आया? जैसे किसी बच्चे के माता पिता नेता टाइप के हैं, समाज के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को जो है कल्याण का काम करते हैं, जनहित सोच रखते हैं, तो बच्चा ठीक उसी तरीके से होगा, जनहित सोच रखने वाला। अगर उसके माता पिता लूटते खाते हैं, इधर से उधर दलाली सलाली करते हैं, ये चीज़ें बच्चे पर पूर्णतः इफेक्ट डालती है, चाहे इसे कोई माने या ना माने, बच्चे पर पूर्णतः यह प्रभाव पड़ता है और बच्चा ठीक उसी कैटेगरी में हो जाता है। समझ में आया? तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था परंपरागत अवस्था में आती है 10 से 13 वर्ष। जो अंतिम स्टेज है वह है उत्तर परंपरागत अवस्था। यह 13 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जो परंपरागत अवस्था में सामाजिक, ध्यान से इस चीज़ को कोरिलेट कर लीजिएगा, हम इसे घेर देते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, यह नैतिक विकास की अवस्था में जो कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास की अवस्था दिया, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत
परंपरागत अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो वह है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जब बच्चा समाज के प्रति अपने को जोड़ करके देखने लगता है तो वही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है, समाज के लोगों के बीच अपनी नैतिकता को देखता है कि हम किस तरीके से समाज में व्यवहार करें, इसी वजह से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। ये बच्चा जो है 13 वर्ष से अधिक हो जाता है। जब बच्चा 13 वर्ष से अधिक हो जाता है वह ज़्यादा चीज़ें अच्छा अर्थात मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। वह वही काम करता है जो समाज के लिए अच्छा लगे, जो उसे भी अच्छा लगे, समाज को भी अच्छा लगे, जो उसके माता पिता के सम्मान पर आँच न आने दे, वही काम वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ठीक है, 13 वर्ष से बड़ा जब बच्चा हो जाता है, कोई गलत काम करता है तो उसे हम समझाते हैं, तो आपके माता पिता की क्या स्थिति होगी, तुम इतना गलत काम कर रहे हो। तो बच्चे को उसके माता पिता के सम्मान से जोड़ करके सिखाते हैं कि बेटा ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का और तुम्हारे माता पिता का नाम खराब हो। ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे 13 वर्ष के बाद इस तरीके की सोच रखने लगता है कि हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता के सम्मान पर आँच आए। ठीक है, तो यही होता है सबसे पहली पॉइंट इसमें लिखा गया है समाज के साथ संबंध। अब इसमें बच्चा जो है, यहाँ पर तो प्रति सम्मान की अवस्था थी, लेकिन यहाँ पर बच्चा सीधे सीधे समाज के साथ खुद का संबंध बनाने लगता है कि हमारा इनसे इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे माता पिता के सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। तो समाज के प्रति सीधा सीधा संबंध स्थापित करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर परंपरागत अवस्था में कौन सी सब स्टेजेज हैं, यह भी क्वेश्चन कभी नहीं आया है। केवल आपको समझने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं और आप कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उसे आपको रिलेट करके लगा दीजिए, बस यही है। ठीक है, तो 13 वर्ष से जो अधिक बच्चा होगा वो समाज के साथ सीधा सीधा संबंध स्थापित करेगा। समाज से वह खुद सीखने की प्रयास करेगा को क्या गलत है क्या सही है। अब उसे ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब वो समाज में 13 वर्ष से अधिक हो गया, अर्थात तो कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ने लायक हो गया, तो वह जब समाज में अपने विद्यालय जाएगा, विद्यालय से बाहर निकलेगा, समाज के लोगों के साथ तालमेल करेगा, उसे खुद समझ में आएगा क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अब उसे ज़्यादा कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम समाज से अन्योन्य क्रिया के द्वारा सीखते हैं और ये चीज़ें बाद में हम बताएंगे। आगे बात करते हैं सार्वभौमिक अवस्था। यह जो है बच्चे के सबसे लास्ट स्टेज होता है, सार्वभौमिक अवस्था होता है। अर्थात इसमें जो बच्चा होता है वह समाज से पूरी तरीके से मेच्योरिटी के साथ सीख जाता है और सीखने का पूरा प्रयास करता है। इन दोनों में बहुत कुछ अंतर नहीं है, बस केवल इतना अंतर है समाज के साथ संबंध, अर्थात समाज से खुद सीखता है, उसे सिखाने की अवस्था नहीं होती है। सार्वभौमिक संबंध का मतलब होता है समाज से सीधा सीधा पूरा उसका संबंध हो जाता है। अब जो है वो पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है। अब जो है वह पूरी तरीके से अपने माता पिता के प्रति सम्मान को समझने लगता है। अब वह पूरे तरीके से नैतिक विकास की जो जिम्मेदारी होती है वह अपने ऊपर ले लेता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे समाज में हमारा नाम होगा, अगर गलत काम करेंगे तो हमारे समाज में हमारा ही गलत जो है र्यूमर फैलेगा, अफवाह फैलेगा। ठीक है, तो इस समय बच्चा जो है अपने मैच्योरिटी पे आ जाता है। तो 13 वर्ष से अधिक बच्चा 18 वर्ष के 20 वर्ष तक के बच्चे के अंदर यह चीज़ें होती हैं। अगर आप भी अगर 20 वर्ष के होंगे तो आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, आप वही काम कर रहे होंगे जो आपके माता पिता के लिए सम्मानदायक हो, वही काम आप कर रहे होंगे अगर आप 20 साल के होंगे। अगर 20 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो धीरे धीरे वह प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है और प्रौढ़ावस्था में माता पिता के सम्मान को तो याद रखना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ वह उसे जो है भविष्य के प्रति चिंता हो जाती है कि हमें अब हमारा भविष्य किस तरीके से होगा, क्योंकि 20-22 साल तक हमारे माता पिता ने हमें खिलाया पिलाया, अब हमारे भी बच्चे होंगे तो हमारा बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होगा, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता आपको साइकिल देते हैं, कक्षा 9वीं 10वीं में साइकिल प्रदान करते हैं, तो आप इतना प्रयास करिएगा अपने बच्चे को आप मर्सिडीज से चलाइए। ठीक है, अगर आपके माता पिता आपको साइकिल देते हैं तो अपने बच्चे को आप मर्सिडीज से घुमाने का प्रयास करिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर करने का प्रयास करना चाहिए। कभी किसी कवि ने कहा है कि आप जो है गरीब बन करके पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भगवान आपको गरीब के घर पैदा कर दिए, लेकिन आप गरीब बन करके मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपके अंदर उनके भी अंदर 2 हाथ 2 पैर और 1 मस्तिष्क है जिन्होंने इस पूरे विश्व को फतह कर लिया, और आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तिष्क है, आप पूरे जीवन गरीब बन करके मर जाते हैं, तो इसमें आपकी गलती है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि हमें गरीब बन करके नहीं मरना है, हमें पूरे देश, पूरे समाज और पूरे परिवार, अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है, कुछ अलग करना है। तो इसी तरीके से आप लगातार मनोविज्ञान को पढ़ते रहिए। मनोविज्ञान बहुत ही आसान होता है, एक आसान सब्जेक्ट भी होता है, हम इसे नहीं कहेंगे बिल्कुल कठिन होता है। कुछ चीज़ें जो एक बच्चे ने कहा कि भैया इसमें जो कोटेशन वाला मैटर होता है तो कैसे याद होगा, जिसे कोहलबर्ग के सिद्धांत में एक कोटेशन है, इस कोटेशन को पढ़िएगा। इसमें लिखा गया है, बालक में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित व सार्वभौमिक अवस्थाएँ होती हैं।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कोटेशन किसने दिया, हमने तो नहीं बताया आपको, मान लीजिए ये चीज़ें हम आपको नहीं पढ़ाएं और आपके पेपर में आ गया कि ये चीज़ किसने कहा था, या कोट्स किसका है, या वक्तव्य या कथन किसका है, तो आपने जब पढ़ा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें बच्चे के नैतिक और चारित्रिक बात की जाती है, तो उसे आप आसानी से कोहलबर्ग से कोरिलेट कर लीजिए ना। इसमें यही लिखा गया है, बालक में नैतिकता या चरित्र, नैतिकता को ही चरित्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित व सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। या किसने कहा, मैंने कोहलबर्ग में पूरा का पूरा नैतिकता और चरित्र पर इतना बड़ा लेक्चर दिया, तो आप इसे जरूर लगा ले जाएंगे कि नैतिकता या चरित्र की जो अवस्थाएं होती हैं, जो बात होती है, कोहलबर्ग साहब ने किया है, तो कोहलबर्ग ही इसकी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका उद्देश्य बीएड या डीएलएड करना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य अगर टीचर बनना है तो निशांत ज्ञान के साथ लगातार जुड़ करके अपने आगे की मंजिल तक के सफ़र को पूरा करना होगा। ठीक है, तो लगातार आपके दिन भर में एक ही वीडियो जाता है, लेकिन उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है अगर आपको अपने जीवन में शिक्षक बनना है तो। नहीं तो YouTube पर बहुत ही सारे वीडियो बीएड डीएलएड पर लगातार बनते रहते हैं, आप देखते रहेंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यही पढ़ाई आपको टीचर बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।